अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने एक के बाद एक चुनाव जीतकर अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। एक ऐसा नेता जिसने अपने वाक चातुर्य से, अपनी वाणी से अपने विरोधियों को बार बार आश्चर्यचकित कर दिया। प्लीज वेलकम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और आपकी अदालत में आज इस खास मुकदमे के लिए हमारे जज हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग। इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज श्रवण गर्ग की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जाम लगे, सवाल पूछें शिवराज जी से, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का ये मुकदमा चला जा रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। करीब 10 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इमेज गरीबों, किसानों और जमीन से जुड़े एक दमदार नेता की है। शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच बैठकर भजन गाते दिखते हैं तो कभी साइकिल और ट्रैक्टर चलाते नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान की बदौलत बीजेपी मध्य प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर वापस लाने के साथ साथ कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और तीर्थ दर्शन जैसी योजनाओं ने शिवराज सिंह चौहान को एक नई पहचान दिलाई। शिवराज सिंह चौहान हर रोज 15 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। अपनी वेबसाइट www.ideasforcm.net के जरिए जनता से सुझाव मांगते हैं और उन पर अमल करते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह और उनके परिवार पर व्यापम घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए। आपकी अदालत में इन सारे सवालों का जवाब खुद शिवराज सिंह चौहान देंगे। शिवराज जी, मैं इल्जाम लगाऊं, सवाल पूछूं, उससे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आपको लोग मामा जी क्यों कहते हैं? सबसे प्यारा शब्द बच्चों के लिए होता है मामा। मामा का एक अर्थ तो ये होता है कि जो माँ का भाई हो वो मामा, लेकिन मैं इसका दूसरा एक और व्यापक अर्थ निकालता हूँ, जिसके मन में बेटियों के लिए दो माँ का प्यार हो वो माँ। मैंने मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकायों के चुनाव में बेटियों को, बहनों को देने का काम किया। तो धीरे धीरे बेटियों ने मुझे मामा कहना शुरू किया और बाद में फिर बेटों ने कहा कि मामा हमसे क्या बुराई है, भांजे तो हम भी हैं, तो वो भी मामा कहने लगे। अब आज तो हालत ये हो गई मध्य प्रदेश में कि बच्चों को छोड़िए, अब बूढ़े भी मिलते हैं तो कहते हैं मामा। क्योंकि दिल्ली में दूसरा मतलब होता है, किसी को बेवकूफ बनाते कहते हैं इसको मामा बना दिया। लेकिन दिल्ली की हकीकत पूरे देश की हकीकत नहीं है रजत जी। मध्य प्रदेश में मामा मतलब जो सबसे स्नेह करता हो, सबसे स्नेही हो। आपने एक के बाद एक चुनाव जीते हैं लगातार, ये मामा बन के चुनाव जीते हैं कि ना मामा बन के जीते ना मामा बना के जीते। सच ये है कि आज लोकतंत्र में जो मेहनत और ईमानदारी से जनता की सेवा करेगा, जिसके मन में जनता के लिए समर्पण होगा और जो विकास के कामों में लगातार लगा रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में देखिए भारत की राजनीति में एक नया परिवर्तन हुआ है। नारे के आधार पर यहाँ चुनाव नहीं जीते जाते। सचमुच में जो ठोस काम करके दिखाता है, जनता उसको प्यार करती है, जनता उसको जिताती है। और एक नहीं कई चुनाव में ये परिणाम सामने आ चुके हैं। इसलिए जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो बाहर जाएगा। चलिए आज का मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर।
आपकी अदालत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप है कि इन्होंने अपनों को फायदा पहुंचाया। ये इल्जाम कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का है और रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि हर साल एक नया इल्जाम लगाते हैं। 2010 में कहा कि मंत्रियों की लूट का पैसा शिवराज के पास, 2011 में कहा शिवराज के घर में नोट गिनने की मशीन, 2012 में कहा शिवराज के रिश्तेदारों को कौड़ियों के दाम जमीनें, 2013 में कहा लालची परिवार ने मध्य प्रदेश लूट लिया। एक बात जो पहले आपने कही वो बिल्कुल सही है कि मैंने अपनों को फायदा पहुंचाया, क्योंकि मेरे लिए अपने वो हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता अपनी है, मेरी है। मेरे और जनता के बीच में कोई भेद है ही नहीं। और इसलिए मैं अपनों की सेवा के लिए काम करता हूं, अपनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहता हूं, अपनों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना चाहता हूं और योजनाएं बना के उनको क्रियान्वित करने का काम करता हूं। इस अर्थ में अगर उनका आरोप है, नहीं, उनका आरोप तो इस अर्थ में था कि भाई को, भतीजे को, साले को, साली को, सबको फायदा पहुंचाया। मैं 2006 से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। अब दिग्विजय सिंह जी की तकलीफ यह है कि वो ये सोचते थे कि राज करने का अधिकार तो हम लोगों का है, हम राजे महाराजे ये वर्षों से राज करते चले आए, ये कहां से शिवराज आ गया। पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सोचते थे दुबला पतला सीकिया जवान ये क्या सरकार चलाएगा, ये तो अपने आप चला जाएगा। लेकिन हमने दोबारा सरकार बनाई, फिर तीसरी बार सरकार बनाई और केवल विधानसभा के चुनाव नहीं जीते, लोकसभा के चुनाव जीते, स्थानीय निकायों के चुनाव जीते। इस साल भी अगर आप देखेंगे 14 नगर निगम के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, 14 के 14 भारतीय जनता पार्टी जीती। कांग्रेस का खाता मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं खुलेगा। हमने स्थानीय निकायों में पंचायतों के चुनाव जीते, जिला पंचायत के चुनाव जीते, जनपदों के चुनाव जीते। अब उनको समझ में नहीं आता, वो सोचते थे कि ये तो अपने आप चला जाएगा, अंगद की तरह पांव जमा के बैठ गया, करें क्या। तो एक ही चीज उनको लगती है, जब तक इसकी प्रतिमा खंडित नहीं करेंगे, जब तक इसकी छवि खराब नहीं करेंगे, जब तक आरोपों की बौछार इस पर नहीं लगाएंगे, तब तक ये हट नहीं पाएगा। इसलिए प्रतिमा खंडित करो, छवि भंजन करने का काम करो। इसलिए रोज एक आरोप लगाते हैं, वो झूठ निकल जाता है तो फिर दूसरा लगाते हैं, दूसरा मैंने 2006 से अब तक के सारे अखबार निकाले जो दिग्विजय सिंह ने जो इंटरेस्टिंग आरोप लगाए। ये 2013 में उन्होंने कहा भोपाल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए 10,000 बुरके खरीदे थे शिवराज सिंह चौहान ने, तो झूठा बिल दिखाया था। फिर ये भी उन्होंने कहा कि बाद में ये भी पता चल गया कि कौन से बुरके की दुकान से उन्होंने झूठा बिल लिया था। और अटल ज्योति अभियान पर उन्होंने कहा ये पाजामा केंद्र है, बीजेपी नाड़ा डाल के श्रेय ले रही है। अब जब खुद मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में 2-3 घंटे बिजली मिला करती थी। मध्य प्रदेश में लालटेन युग आया था और लोग कहते थे जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। डिब्बी मतलब जो मिट्टी के तेल से जो बाती जलाते हैं। आज मध्य प्रदेश में 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, 24/7 मध्य प्रदेश के हर गांव को भी बिजली देने का काम कर रहे हैं। अब ये चीज पचती नहीं है तो कहीं पजामा, कहीं नाड़ा, कहीं कुर्ता, इसकी बात करने लगते हैं। लेकिन हर आरोप उनका निराधार सिद्ध हुआ है और ये हर जगह निराधार सिद्ध हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक लेटेस्ट जो उनका है, जनता की अदालत में भी निराधार सिद्ध हुआ है। मैं लेटेस्ट आपको बताता हूं। मेडिकल कॉलेज के एडमिशन को लेकर के उन्होंने व्यापक घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री जेल गए, आपके पीए के खिलाफ एफआईआर हुई, आपकी पत्नी का नाम उन्होंने लिया इस मामले में। देखिए, मैं एक बात साफ करूं कि व्यापम का जो मामला है ये ना तो दिग्विजय सिंह सामने लेके आए, ना मीडिया सामने लेके आया। इस मामले को पकड़ा तो खुद शिवराज सिंह चौहान ने पकड़ा। सच बात यह है कि कांग्रेस की सरकार में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कोई ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया भर्ती की नहीं थी। जिसको मन में चाहा उसको भर्ती कर दी। अभी एक मामला विधानसभा की नियुक्तियों का चल रहा है। पहले सारे नियम शिथिल करके नियुक्ति दी, बाद में प्रमोशन कर दिया। अगर टीचर्स की भर्ती करनी होती थी तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सीओज मिलकर नियुक्ति कर देते थे। अगर पुलिस की भर्ती करनी थी तो मैनुअल नापातोली होती थी, किसी का सीना कम कर दिया, किसी का सीना ज़्यादा कर दिया, किसी को दौड़ाने में आगे पीछे कर दिया, कई बेईमानियां होती थी। हमने एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया बनाई। मैंने भर्ती की सारी प्रक्रिया को बदला
उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाया। जैसे पुलिस की भर्ती एक जगह होती थी, केवल पुलिस के मित्र करते थे, हमने 2 जगह कर दी। एक लिखित एग्जाम अलग होगा, वो दूसरी एजेंसी लेगी, और जो फिजिकल होगा वो पुलिस करेगी। लेकिन उसमें भी अगर दौड़ होनी है तो पाँव में RF टैग बांध दिया, और वो टैग बांध के आप दौड़ेंगे तो कंप्यूटराइज स्पीड निकल के सामने आ जाएगी। नापतोली की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बेईमानी नहीं हो पाएगी। हमने ये प्रक्रिया बनाई, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमने भर्तियां करना शुरू की और एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम में किसी ने छेड़ की तो वो पकड़ी गई। अब ये व्यापम के मामले की सबसे पहले जानकारी मिली तो मुझे और IG इंदौर को मिली कि कुछ बच्चे, कुछ लड़के फर्जी बैठ रहे हैं PMT की परीक्षा में। हमने उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पुलिस ने छापा मारा, पकड़े गए, उनसे पूछताछ हुई तो पूछताछ में पता चला कोई एक डॉक्टर सगर थे, डॉक्टर सगर को पकड़ा, पूछताछ हुई तो और लोगों के नाम सामने आए। जब मुझे लगा कि मामला गहरा है और ये भर्ती परीक्षाओं तक गया तो मैंने इसकी जांच STF से कराने के निर्देश दिए। STF ने ट्रांसपेरेंट जांच की और उसी जांच का परिणाम था कि एक के बाद एक प्रभावशाली लोग गिरफ्तार होते चले। मैंने दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उन्होंने एक एक्सेल शीट कंप्यूटराइज्ड दिखाई लोगों को और उसमें कहा कि ये उस पूरे घोटाले की जांच की है, और उसमें जहां जहां नाम था आपका, आपने मुख्यमंत्री का नाम हटा के कहीं उमा भारती का नाम लिख दिया, कहीं गवर्नर का नाम लिख दिया। अगर लिखना ही होता तो दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ का लिखता, मैं राहुल गांधी का लिखता। मैं पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने जांच की, लोग पकड़े गए जिनके नाम सामने आए। जो एक्सेल शीट निकली कंप्यूटर से, नितिन महिंद्रा के कंप्यूटर से, वो डिलीट कर दी गई थी। फिर फॉरेंसिक साइंस जो डायरेक्टेड थी अहमदाबाद, वहाँ से रिट्रीव होके आई और जिन जिन के नाम थे इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन करके जो तथ्य पाए गए उन तथ्यों के आधार पर लोगों को पकड़ा। 1400 लोग जेल में हैं और जो पकड़े गए उनमें पूर्व मंत्री भी हैं, उनमें IAS अफसर के पति भी हैं, उनमें IPS अफसर भी हैं। अब इसके बाद दिग्विजय सिंह एंड कंपनी हाई कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि जांच CBI से होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच बहुत अच्छी हुई है और पूरा का पूरा एक उनका ऑर्डर है हाई कोर्ट का, और उन्होंने कहा कि इतनी बेहतर जांच जिसमें किसी प्रभावशाली आदमी को नहीं छोड़ा गया है, इससे बेहतर जांच नहीं हो सकती, CBI को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने एक SIT बना दी कि STF के साथ साथ SIT इसको देखेगी और हाई कोर्ट लगातार मॉनिटरिंग करेगा। हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, अब जांच कोई राज्य की सरकार नहीं कर रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है बिल्कुल सही है, जांच पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, CBI जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हाई कोर्ट में गए वहां माना कि नहीं जांच ठीक हो रही है, सुप्रीम कोर्ट गए वहां कहा कि जांच ठीक हो रही है। अब इसके बाद कुछ नहीं मिले तो एक कागज ले आए, एक्सेल शीट, जिसको कहा कि इसमें 46 जगह शिवराज सिंह चौहान CM का नाम लिखा था, जिसको काट के उनने दूसरों का नाम लिख दिया। अगर मुझे काटना होता तो पूरा का पूरा एक्सेल शीट वो जो थी हार्ड डिस्क वो गायब हो जाती। कोई ये करके काटने पीटने की जरूरत थी क्या? जांच करवाने वाला मैं था। और उसके बाद जब उसकी जांच हुई मैंने तत्काल कहा, SIT को मैंने चिट्ठी लिखी और कहा कि इसकी आप जांच कीजिए ताकि सत्य सामने आ सके। SIT ने जांच की, जांच करके SIT में हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, एक IPS अफसर, एक IT एक्सपर्ट जो हाई कोर्ट ने बनाई थी, और SIT ने अपनी जांच हाई कोर्ट को सौंपी और हाई कोर्ट ने कहा कि दिग्विजय सिंह और उनकी कंपनी ने जो पूरे के पूरे जो दस्तावेज दिए थे वो फर्जी है, फोर्ज है, कूट रचित है, और ये किया गया है जांच को भटकाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि SIT को स्वतंत्रता है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करे, उसके लिए STF को निर्देशित करे। अब उनके झूठ का भांडा फूट गया, सांच को आंच नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, सत्यमेव जयते, सारा सच सामने आ गया आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने। लेकिन उन्होंने आपकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। अब वो प्रधानमंत्री जी के पास ही पहुंच गया। मैंने कहा ना, बेचैन हैं, करवटें बदलते रहते हैं। ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी मध्य प्रदेश की कब मिलेगी? खुद ने तो बंटा ढार किया था मध्य प्रदेश का, लेकिन अब लगातार ये जमा हुआ तो कहीं तक जाओ, लेकिन जो सच है वो सामने है। लेकिन आपने भी उनकी शिकायत सोनिया गांधी से की है। मैंने मैडम सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी और मैंने उनसे मिलने का समय भी मांगा, अब तक मुझे मिलने का समय नहीं मिला। मैंने मैडम को ये लिखा कि इस तरह के नेता जो कांग्रेस के नेता हैं ये झूठे आरोप लगाते हैं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है परिवार पे आरोप लगाना। अब आरोप में सच्चाई हो
आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में विरोधी दल का काम है, आप घेरिए, मुख्यमंत्री को घेरिए, सरकार को घेरिए, लेकिन आप झूठे आरोप लगाएंगे, आप असत्य आरोप लगाएंगे। क्या सीएम की पत्नी होना अपराध है? क्या सीएम की पत्नी होने के कारण ही किसी को मानसिक यातना दी जाएगी? क्या झूठे आरोपों की चक्की में पीसा जाएगा? और वैसे झूठे आरोप जब मीडिया में दिखाए जाते हैं तो जो निर्दोष है उसकी मानसिकता पे क्या असर पड़ता होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। और इसलिए मैंने मैडम से कहा कि आप भी एक महिला हैं, आप जानती हैं गलत आरोप अगर लगते हैं तो दिल पे क्या बीतती है। और ऐसे नेता जो कांग्रेस का काम कर रहे हैं अगर असत्य आरोप लगाएंगे तो केवल दिग्विजय सिंह की विश्वसनीयता कम नहीं होगी, मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की अध्यक्ष है उनकी विश्वसनीयता भी कम होगी, और कांग्रेस वैसे ही कहीं नहीं बची और मटिया मेट हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि आप मिलने का समय दो, ये सारी सच्चाई मैं आपके सामने रखूं कि आपके नेता क्या गुल खिला रहे हैं, कैसे आरोप लगा रहे हैं, इसके कारण कांग्रेस की प्रतिष्ठा और धूल में मिल रही है। मुझे तो आश्चर्य इस बात पर है कि दिग्विजय सिंह नरेंद्र मोदी से शिकायत कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान सोनिया गांधी से शिकायत कर रहे हैं। अब उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी से शिकायत कर दी, प्रधानमंत्री जी के सामने सच्चाई आ गई, सच्चाई उनके सामने है। अब मैडम हमें भी मौका दे दे तो हम भी जाके बता दें उनके जो नेता हैं उनकी करतूत। आपकी अदालत में अगला एग्जाम। आपकी अदालत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इल्जाम है कि ये किसानों के दुश्मन हैं। शिवराज जी, आप अपने आप को कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन सोनिया गांधी मध्य प्रदेश गई, उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि किसानों की जो फसल बर्बाद हो गई है शिवराज सिंह चौहान उसका मुआवजा तक नहीं दे रहे। पहले तो मैं मैडम से सवाल पूछना चाहता हूं, फसल पहली बार बर्बाद नहीं हुई, हर साल कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा आती, फसलें बर्बाद होती हैं। तब 10 साल लगातार श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री कैसे थे ये मैडम अच्छी तरह जानती, जो कुछ चलाना था वो तो मैडम चलाती थी। तब किसी खेत में गई क्या? तब कभी मध्य प्रदेश आई क्या? आज कैसे किसानों की याद आई? अचानक किसानों के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, ऐसा उमड़ रहा है कि मैडम भी कह रही है और भैया भी घूम रहे हैं, इसके पहले तो कभी घूमे नहीं। लेकिन जहां तक मुआवजे का सवाल है, शिवराज सिंह चौहान ये कहता है, यूपीए की सरकार के, भारत सरकार जब यूपीए चला रही थी उस समय के क्षतिपूर्ति के, राहत के आप नाम उठा लीजिए। यूपीए की सरकार 8,000 रुपया हेक्टर देने की बात करती थी, शिवराज सिंह चौहान ने 30,000 रुपया हेक्टर तक राहत की राशि मध्य प्रदेश की जनता को बांटने का काम किया है। गेहूं की फसल का नुकसान हो जाता है 15,000 रुपया हेक्टर, अगर इसबगोल जैसी फसल, सब्जियों की फसल को नुकसान हुआ, हमने तय किया 26,000 रुपया हेक्टर देंगे। अगर और पान बरेजे जैसी फसलों को नुकसान हुआ 30,000 रुपया हेक्टर हमने देने का फैसला किया। यूपीए की सरकार के जो नॉर्म्स थे उनसे 2.5 गुना ज्यादा राशि दी, तो अपने खजाने से शिवराज सिंह चौहान ने दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। और कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो 50% से ज्यादा नुकसान होता था तो नुकसान मानने का काम करती थी। हमने तय किया कि 25% नुकसान को भी हम नुकसान मानेंगे। उनने श्रेणी बनाई थी कि 50 से 75 तक एक श्रेणी नुकसान की, उनको कम देंगे, और 75 से 100% की दूसरी श्रेणी, उनको उनसे थोड़ा ज्यादा देंगे। मैंने कहा कि 50% से ज्यादा नुकसान मतलब 100% नुकसान, किसान को कुछ नहीं मिलता, इसलिए 50% भी नुकसान है तो 100% नुकसान मान के उसकी क्षतिपूर्ति का काम, राहत की राशि देने का काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, शिवराज सिंह चौहान करेगा। और मुझे गर्व ये कहते हुए कि किसानों के को राहत की राशि देना, और केवल राहत की राशि का सवाल नहीं है। देखिए, खेती को लाभ का धंधा बनाना तो 3 काम हमको करने पड़ेंगे। नंबर 1, उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। नंबर 3, प्राकृतिक आपदा आए तो भरपूर राहत की राशि देनी पड़ेगी। हमको उत्पादन की लागत घटानी थी। कांग्रेस के जमाने में मैडम को पता है 18% ब्याज पे किसानों को कर्जा मिलता था, मैंने घटा के पहले 9 किया, 9 से 5 किया, 5 से 3 किया, 3 से 1 किया। फिर दिल ने कहा शिवराज किसानों से क्या ब्याज लेना, बिना ब्याज की कर्जा दे दे, तो बिना ब्याज के कर्जा देने का काम किया। हमने किसानों को 150 रुपये क्विंटल बोनस देना शुरू किया। हमने राहत की राशि ज्यादा देने का काम किया। कांग्रेस कहाँ मुकाबला करेगी राहत देने में किसानों को? ऐसा तो नहीं कि सच्चाई से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि ये अखबारों में खबरें छप रही, मुख्यमंत्री जिस खेत में पहुंचे उसको मुआवजा नहीं मिला, जिसके विज्ञापन छपे उसे मुआवजा नहीं मिला। पिछले साल आप हिसाब लगाइए, हमने मध्य प्रदेश में, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, हमने राहत की राशि बांटी 3,300 करोड़ रुपया
पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बटी होगी। 3,300 करोड़ रुपया राहत की राशि दी। फिर फसल बीमा योजना उसी साल 2,187 करोड़ रुपए का बांटा। अब अगर दोनों को आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा लगभग 5500 करोड़ के आसपास। इसके अलावा 0% ब्याज पे कर्जा में 560 करोड़ रुपया किसान को दिए। फिर हमने किसानों को बोनस दे के गेहूं खरीदने का काम किया, 1200 करोड़ रुपया किसान को दिए। फिर बिजली की जो सब्सिडी किसानों को देते हैं 1200 रुपया प्रति हार्स पावर केवल साल भर में उनसे लेते हैं। मीटर हीटर का चक्कर नहीं छोड़ा, क्योंकि मीटर कभी कम घूम जाए कभी ज़्यादा घूम जाए, बेचारे किसान परेशान होते थे। वो चक्कर हमने खत्म कर दिया, तो 4,300 करोड़ रुपया उसके दिए। मैं ये मानता हूं कि एक साल में 12,000 करोड़ रुपए की राहत अपने किसानों को मध्य प्रदेश की सरकार ने देने का काम किया है। सच्चाई आपके सामने है। अब आपके प्रदेश में राहुल गांधी आने वाले हैं और वो वहां जाकर कहेंगे ये बीजेपी के नेता किसान विरोधी हैं। अब अगर भैया 4 खेत में घूम के 4 किसानों से मिल के ये सोचे कि मुझसे बड़ा किसान नेता नहीं है, तो वो गलतफहमी में बने रहे। वो आए, उनका स्वागत है। जो भी मध्य प्रदेश आता है अतिथि देवो भव की परंपरा का हम निर्वाह करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है। तब भी राहुल गांधी नहीं गए जब कांग्रेस की सरकार होती थी और नुकसान होता था। लेकिन आपने सुना होगा हर थोड़े दिन में वो ये कहते हैं कि ये जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है ये सूट बूट वाली सरकार है। अब सूट पहनना कोई गुनाह है क्या? ये कोई मुद्दा है क्या देश की राजनीति में कि कोई कुर्ता पजामा पहन रहा है कि धोती पहन रहा है कि सूट पहन रहा है, और कुछ नहीं मिलता तो सूट बूट वाली सरकार है। उनका कहना यह है कि ये जो सरकार है ये किसानों की विरोधी है, मजदूरों की विरोधी है, गरीबों की विरोधी है, ये 7-8 उद्योगपतियों की सरकार है। देखिए, मैंने जो उदाहरण आपके सामने मध्य प्रदेश के दिए, आप गुजरात को देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, जहाँ राजस्थान को देख लीजिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रो पुअर है, प्रो फार्मर है। जितने कदम हमने उठाए, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रधानमंत्री जनधन योजना किसने बनाई? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। और एक 2-3 महीने के अंदर ही पूरे हिंदुस्तान में हर परिवार का खाता खोलने का काम किया। जो बीमा की योजनाएं बनाई नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। उनने तय किया है कि 2022 तक हर एक गरीब के पास मकान होगा, छत होगी। ये काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। गरीबों के लिए जितने काम इतने कम समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए, कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया। लेकिन एक जुमला सा बना लिया है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। ये शिवराज जी शुरू हुआ जब सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून लगाया, लैंड एक्विजिशन का कानून लाए। उस कानून के तहत किसानों की जमीन बगैर मुआवजा दिए जबरदस्ती ले ली जाएगी और वो जमीन उद्योगपतियों को दी जाएगी। इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है क्या? बगैर मुआवजा दिए जबरदस्ती ले ली जाएगी। हम लोग के ऐसे नजर आते हैं जो गर्दन पकड़ के जमीनें ले लेंगे, किसी को बाहर खदेड़ देंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसे हो सकते हैं? भू अधिग्रहण बिल को लेके एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, गलत तथ्य सामने रखे जा रहे हैं। सच बात यह है कि कांग्रेस के समय जो भू अधिग्रहण बिल पास हुआ था, उसके मुआवजे में कोई अंतर होने का सवाल ही नहीं है। कोई अंतर नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। केवल 4 चीजें: रक्षा की परियोजनाएं, क्या उसके लिए जमीन हमको नहीं चाहिए? क्या गरीबों को मकान बना के देना है, उसके लिए जमीन नहीं चाहिए? बुनियादी अधोसंरचना का विकास करना है, क्या उसके लिए जमीन नहीं चाहिए? सस्ते मकान बना के देना है, गरीबों को मकान बना के देना है, क्या उसके लिए जमीन नहीं चाहिए? अब ऐसी परियोजना अगर कोई होगी तो उसके लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। उद्योगपति के लिए जमीन कौन ले रहा है? और इसलिए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि क्या किसान की सहमति के बगैर उसकी जमीन ली जाएगी? पिछला जो बिल था उसमें उन्होंने कहा था सोशल सिक्योरिटी है, किसानों की सहमति होगी तभी जमीन ली जा सकती है। ऐसा है कि ये जो मैंने बताई 4 तरह की परियोजनाएं हैं, उनको छोड़कर किसान की सहमति से ली जाएगी। और दूसरी बात यह कि किसान को भरपूर मुआवजा देके, अब यह प्रावधान किया कि अगर कोई के पास भूमि नहीं बची तो उसके एक परिवार के एक सदस्य को परमानेंट जॉब देने का प्रावधान किया है। जो डेवलप्ड लैंड है उसका एक हिस्सा किसान को देने का फैसला कर रहे हैं। तो उसमें किसान विरोधी कहीं कुछ है ही नहीं। ये बेकार का भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। और एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी रियल लीडर हैं। नेता वो होता है जो दृढ़ निश्चयी होता है। नेता वो होता है जो दूरगामी लाभ देख के काम करने का काम करता है, देश का, समाज का और जनता का। लेकिन एक कुहासा पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल। लेकिन एक भ्रम तो पैदा हुआ है
परसेप्शन तो ये बना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, ये सारा विरोधी सरकारें हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कहीं कोई भ्रम होने का सवाल ही नहीं है, किसी को कोई भ्रम नहीं है, लोग प्रसन्न हैं। अगर कहीं भ्रम दिल्ली के आसपास होगा तो उसको दूर करने की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, सही तथ्य जनता के सामने रख रहे हैं और वो सही तथ्य जनता के सामने आ रहे हैं, जिसके कारण स्थिति पूरी तरह से साफ हो रही है। सच बात ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक वैश्विक लीडर हिंदुस्तान को मिला है। कई वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली नेता जिनकी पूरी दुनिया में धमक है, इज्जत है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, तो इनको लगता है कि अगर ये आदमी जम गया तो पता नहीं कितने साल तक फिर भारतीय जनता पार्टी शिकायत तो ये है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आएगा, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ो, इसलिए झूठी चीजें फैलाने की कोशिश करो, असत्य का ऐसा आवरण खड़ा कर दो जो इमेज खराब कर दे, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। उनकी शिकायत तो है कि नरेंद्र मोदी दुनिया भर घूमते रहते हैं और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि आजकल मोदी जी भारत आए हुए हैं। अब देखिए, देश का प्रभाव अगर दुनिया में बढ़ रहा है और अगर हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया के लिए देखिए, इसको पता नहीं अब उद्योगपति से कैसे लोग जोड़ते हैं। अगर हम इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, लघु कुटीर उद्योगों का जाल बिछाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि खेती आखिर कितनी जनसंख्या का वो संभालेगी, कोई बताए तो। एक परिवार में एक पिता के 4 पुत्र हो गए, जमीन 4 हिस्सों में बंट गई, क्या अकेली खेती हमारा पेट भर सकती है? क्या अकेली खेती हमको रोजगार दे सकती है? खेती हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, वो सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसकी बेहतरी के लिए कृषि को और कैसे लाभ का धंधा बनाए, हम लगातार काम करते रहेंगे, किसान के हित में काम करते रहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि खेती के साथ साथ हमको इन्वेस्टमेंट भी लाना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अगर मोदी जी जाते हैं, देश की बात दुनिया में रखने के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, तो ये आज की आवश्यकता थी। मैं मानता हूं कि आज भारत की धमक पूरी दुनिया में है, और इसलिए इनको लगता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तब तो ऐसा मान सम्मान कहीं मिलता नहीं था, तब कोई पूछता नहीं था। अब नरेंद्र मोदी जी जाएं, अमेरिका जाएं, तो आप देखते हैं रॉक स्टार जैसा स्वागत वहाँ की जनता करती। ऑस्ट्रेलिया जाएं, वहाँ स्वागत होता है। चीन में अब जा रहे हैं, वहाँ लगातार चर्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ढास सी पैदा होती कि आदमी जाता तो इतना असर क्यों छोड़ता है, और इसलिए फिर कहने लगते हैं कि विदेश में क्यों जा रहे हैं। आप कह रहे जलन हो रही है उनको? लेकिन हम ये भी कह रहे हैं, जलने वाले जला करें। जनता यहाँ पर मौजूद है, जनता के मन में जो सवाल है, जो लोग पूछना चाहते हैं। जी हाँ। जिन किसानों, जिन अन्नदाताओं की वजह से हमें विगत 3 वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है, वो किसान हमारे प्रदेश में आत्महत्याएं कर रहे हैं। सर, यदि आपकी मुआवजा राशि पर्याप्त है, यदि आप पर्याप्त मुआवजा किसानों को दे रहे हैं और उन पर पहुंच रहा है, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? सर, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। जहाँ तक बेटे पहुँचाने का सवाल है, जहाँ तक पहुँचने का सवाल है, ये पूरी राशि मैनुअल नहीं देते, उसके अकाउंट में जाती, उसके खाते में जाती। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ 90% पैसा सीधे किसान के या जो लाभार्थी है उसके खाते में हम देने का काम करते हैं, वो और किसी के माध्यम से नहीं देते, इसलिए नहीं पहुंचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, दूसरी बात, राहत की राशि इतनी बड़ी नहीं होती कि जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो जाए। इसलिए मैंने ये कहा, ये नहीं होता कि 1 लाख का नुकसान हुआ तो 1 लाख की राहत की राशि मिल जाएगी, वो उसका एक हिस्सा होता है। और इसलिए मैंने कहा कि जब तक हम फसल बीमा योजना ऐसी नहीं बनाएंगे कि जिससे जितना नुकसान हो लगभग उसकी भरपाई हो जाए, तब तक पूरी भरपाई नहीं होगी। दूसरा कारण ये होता है, एक तो मैं कोई इसमें तुलना नहीं करूंगा कि किस राज्य में कितनी आत्महत्याएं होती है। उनका सवाल तो सिर्फ इतना सा था, आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर कंपैरेटिवली देखें तो किसान काफी बेहतर स्थिति में है। या आप किसानों के बीच में जाके देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। आत्महत्या करने के और भी कारण होते हैं, लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार अगर फसल का नुकसान हो गया तो किसान को साल भर का खर्च चलाना है, बेटा बेटी की शादी ब्याह है उसका इंतजाम करना है, अगली साल की खाद बीज का इंतजाम करना है, दूसरी चीज़ें करना है। उसके कारण कई बार स्ट्रेस होता है और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने क्या क्या किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। राहत की राशि एक तरफ वो हम देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने तय किया कि जो प्रभावित किसान हैं उनको साल भर 1 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक, 4 लीटर केरोसिन का तेल और 1 किलो शक्कर हर महीने देने का काम उस रेट पे जिसको बीपीएल फैमिलीज को देते हैं वो हम करने का काम करेंगे। नंबर 2, अगर किसी की बिटिया की शादी थी, इन कारणों में गया मैं जो आप कह रहे हैं, तो बेटी की शादी के लिए अलग से 25,000 रुपये की राशि देने का काम करेंगे। अगले साल जो खाद और बीज का कर्जा है वो 0% ब्याज पे देंगे। 1 साल का जो किसान का जो ब्याज है
उस ब्याज को हम सरकार के खजाने से भरने का काम करेंगे। अगली फसल अगर कोई और तीसरी हो सकती है तो उस फसल के लिए भी बीज का इंतजाम करवाने का हम काम करेंगे। तो ऐसी एक नहीं अनेकों सुविधाएं, एक पैकेज मध्य प्रदेश में हमने देने का काम किया है। आपकी अदालत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इल्जाम है कि ये एहसान फरामोश हैं। शिवराज जी, आप हमेशा से आडवाणी जी के फेवरेट रहे। उन्होंने आपको नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया। वो आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, ये सही है? ऐसा है कि नंबर 1 मुख्यमंत्री तो मोदी जी भी मुझे कहते थे। उस समय जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय मोदी जी ने कई बार मध्य प्रदेश सरकार के कामों की प्रशंसा की है। माननीय आडवाणी जी का आशीर्वाद मुझे भी रहा है, नरेंद्र भाई को भी रहा है, सबको रहा है। वो सचमुच में हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका हम सब लोग आदर करते हैं। और वो अगर किसी काम की प्रशंसा करती थी तो मन में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये दूसरी बात बिल्कुल गलत है। हमने कभी दूसरी बात आप मुझे पूछने तो दीजिए। नहीं, आपने पीएम मैं की ये- बात मैं- की, मैं- हमने कभी सपने में ना तो उन्होंने सोचा ना और किसी ने सोचा। नहीं, उन्होंने कहा था कि एक चमत्कार करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी की जगह इन्हें उम्मीदवार होना चाहिए। नहीं, कभी नहीं कहा। इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कभी नहीं कहा। और उन्होंने इनकी आपकी इतनी तारीफ की, आपको इतना सपोर्ट किया, लेकिन जब उन्हें पार्लियामेंट बोर्ड से हटा दिया गया, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, आप खामोश रहे। देखो, हम सब लोग श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय आडवाणी जी मेरे भी नेता हैं, माननीय मोदी जी के भी नेता हैं। हम उनसे हमेशा गाइडेंस लेते रहे हैं, आगे भी लेते हैं। अभी भी हम लोग उनके पास जाते हैं, जब मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो मार्गदर्शन लेते हैं और वो स्नेह से देने का काम करते हैं। इस पार्टी को खड़ा करने वाले ये नेता हैं और हम सब लोग, माननीय मोदी जी भी उनका आदर करते हैं, हम भी उनका आदर करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है उनके पास जाके निर्देश लेते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसी शिकायतें सुनी कि बेंगलोर में नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई और आडवाणी जी को बोलने का मौका नहीं मिला। ऐसा है कि माननीय आडवाणी जी तो जब चाहें तब बोल सकते हैं। उनकी इच्छा हम लोगों के लिए सर्वोपरि होती है। अरुण शौरी का एक इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी पर और बीजेपी की सरकार पर त्रिमूर्ति का कब्जा है, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और अमित शाह। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इस देश में हमेशा प्रधानमंत्री की टीम में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की टीम रहती थी। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने तय किया कि सही टीम केवल प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल नहीं है, सही टीम दरअसल वो होगी जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर काम करें। और मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, इसकी उन्होंने कभी चिंता नहीं की। और नीति आयोग में सबको सदस्य बनाया, नीति आयोग के सब ग्रुप बनाए, उन सब ग्रुप के चेयरमैन कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी है। और कुल मिला के एक राष्ट्रीय टीम बनाने की कोशिश की। जिस व्यक्ति का सोच इतना व्यापक हो वो पार्टी में ये कभी सोचेगा कि नहीं किसी मूर्ति का कब्जा हो जाए। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहाँ हर बात पे चर्चा होती है, बातचीत होती है, उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, जब भी मैं कभी मिलता हूँ प्रधानमंत्री जी से तो कई विषयों पर बातचीत होती है और वो सारे सुझाव बहुत गंभीरता से सुनते हैं, मेरे नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे अरुण जी हों, शौरी जी हों, बाकी हों, उनकी बातें भी ध्यान से सुनते हैं और सुन के फिर फैसला करने का काम उनकी तो शिकायत यह है कि इतना खौफ है इस त्रिमूर्ति का कि कोई अपनी हिम्मत से अपनी बात खुल के कह ही नहीं सकता। अगर आप भी जाके बात करेंगे, हम लोग बात करते हैं तो खौफ नाम की कोई चीज नहीं। वहाँ केवल स्नेह है, वहाँ केवल टीम भावना है, वहाँ केवल राष्ट्रीय हित है, वहाँ केवल जनता का कल्याण है। आप खुल के अपनी बात कहते हैं? बिल्कुल खुल के कहता हूँ और खुल के कहता हूँ। मैं ये एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हर आइडिया जब हम लोग आपस में चर्चा करते हैं और उनको जमता है तो वो प्रोत्साहित भी करते हैं और वो स्वीकार भी करते हैं कि ऐसा करना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि सुन लिया। आलोचना भी कर देते हैं? नहीं, जहाँ लगता है कोई आलोचनात्मक बात अगर हम लोगों को लगती है आपस में तो हम लोग करते हैं। आलोचना का सवाल नहीं है। अगर हमको लगता है किसी चीज़ का विश्लेषण करना हो तो हम लोग करते हैं। लेकिन पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनके अंदर ये डर है कि अपनी बात ना कहें, कोई सही बात कहेगा तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल डर है ना, किसी की छुट्टी होने का सवाल है। सब अपनी बात जहाँ कहनी चाहिए सब अपनी बात कहते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं, बात सुनी जाती है और सुन के अमल में भी लाने का काम होता है। अरुण शौरी ने कहा कि इंप्रेशन ये बन रहा है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं लेकिन मोदी की सरकार ने काम कुछ नहीं किया। देखिए, आप एक साल अगर पूरा होने जा रहा है, अभी एक साल पूरा नहीं हुआ, एक दो महीने तो आप जानते हैं कोई सरकार जब नहीं बनती है तो कई चीज़ें समझने में भी लग जाया करती है। लेकिन इस बीच में जितनी तेज़ी से फैसले लिए गए, फटाफट फैसले लिए गए, आप जानते हैं
फैसलों को क्रियान्वित करने का काम हो रहा है, वो भी सारा देश जानता है। अब कोई ये सोचे कि 8-10 महीने में एकदम ऐसा चमत्कार हो जाए कि आज बीज बोया दूसरे दिन वो फल बन के लटकने लगे, ये नहीं होता। लेकिन जो तेज गति से फैसले लिए हैं, जो कार्यक्रम बनाए हैं, उसके परिणाम सामने आने लगे, आ रहे हैं और जनता को उसका लाभ मिलेगा। जनता की अपेक्षाएं तो बहुत हैं और चुनाव के दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही गई थी। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं जो बातें कही गई उसको उतनी तेजी से पूरा करने का गंभीर प्रयास किया जा रहा है, उसमें पूरी टीम लगी है, प्रधानमंत्री जी स्वयं दिन और रात काम कर रहे हैं। तो फिर ये इंप्रेशन क्यों क्रिएट हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा? ये करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, सच नहीं है। और जो सच नहीं है वो लंबे समय तक रह नहीं सकता। लोग मान रहे हैं कि काम तेज, अब हर एक परिवार का खाता खुल जाना कोई कम। अभी 9 तारीख को जो बीमा की योजना है वो लॉन्च करने का काम हो रहा है, जिसका फायदा केवल गरीब को मिलेगा। तो फायदा मिल रहा है। या आपको लगता है कि जो सरकार ने काम किए वो ठीक से पब्लिक को कम्युनिकेट नहीं हुए? नहीं, कम्युनिकेट हो भी रहे हैं, लेकिन और तेजी से होने चाहिए, मुझे जरूर लगता है। और हम लोग उस पर गंभीरता से सोच रहे हैं कि जहां हमारी पार्टी की राज्य की इकाइयां हैं, जो महाजनसंपर्क अभियान हम चलाने वाले हैं, उस महाजनसंपर्क अभियान में हम लोग घर घर जाने वाले हैं। और मोदी जी की सरकार है, जहां राज्य सरकार हमारी है, वो राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां भी और अपनी बात जनता के बीच रखेगी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इल्जाम है कि इनके राज में माफिया पर कोई कंट्रोल नहीं है। यह इल्जाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। उन्होंने कहा कि सूबे में खनिज माफिया, टोल माफिया, रेत माफिया ये सब हावी है और शिवराज सिंह चौहान उस पर अंकुश लगा पाने में नाकाम है। सच बात यह है कि उनके दिमाग में भी शिवराज सिंह चौहान हावी है। सपने में भी कांग्रेस के नेता शिवराज सिंह चौहान को ही देखते हैं और कहते हैं शिवराज सिंह इस्तीफा दो, इसलिए आरोप लगाते रहते हैं। देखिए, जहां माफिया की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकारों में, अगर उत्तरी मध्य प्रदेश को देखें तो डकैतों का गढ़ हुआ करता था। एक नहीं कई डाकू हुआ करते थे उसी इलाके में जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। चंबल के बीहड़ों में आपने नाम सुना होगा कई तरह के डकैतों का। हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि सारे डकैत या तो साफ हो गए या जेलों में हैं। कोई बड़ा सूचीबद्ध डाकुओं का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर हमने नहीं रहने दिया। नक्सलवाद को हमने बालाघाट के पार नहीं आने दिया, पूरी तरह से उसको ध्वस्त करने का हमने काम किया है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश की धरती पर की जाती है और एक नहीं ऐसे अनेकों अपराधी पकड़ने का हमने काम किया है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है, उसको रोकने का प्रयास लगातार जारी रहता जो है। छपता है, कुछ जानकारी मेरे पास में है, क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसी हेडलाइंस बनती हैं, एक क्लर्क के यहां से 40 करोड़ की संपत्ति मिली, फॉरेस्ट अफसर के यहां से 45 करोड़ की संपत्ति मिली, स्टोर कीपर के यहां से 10 करोड़ की संपत्ति मिली और 2 IAS अफसर हैं जोशी दंपति, 350 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई। ये कोई आज की थोड़ी, एक तो मैं ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछ लिया। मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की हम नीति अपनाएंगे। हमने मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन को सशक्त किया। हमने मध्य प्रदेश में EOW को ऐसा बनाया कि जहां भी प्रथम दृष्टया लगे कि किसी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है तो उसके यहाँ छापा डालो और कार्रवाई करो। मध्य प्रदेश में छापे डालते हैं, EOW भी छापा डालता है, लोकायुक्त भी छापे डालते हैं, लोकायुक्त संगठन। और जहां आय से अधिक संपत्ति मिलती है वो जब्त होती है। जब्त करने के बाद हमने स्पेशल कोर्ट का कानून बनाया है और उसमें तय किया कि आय से अधिक संपत्ति होगी तो वो 6 महीने के अंदर उस पर अब वो संपत्ति राजसात कर ली जाएगी और 1 साल के अंदर फैसला हो जाएगा। नहीं तो भ्रष्टाचारियों को सालों साल सजा नहीं मिलती। अब 2 विकल्प हमारे पास थे, एक ये कि हम छापे मारें और जिनने गड़बड़ की उनकी संपत्ति निकालने का काम करें। ये कोई आज की भी नहीं है, ये 20 साल 30 साल 40 साल की वो भी निकल। एक बार मैं बात पूरी कर लूं। और दूसरा ये कि अगर गड़बड़ है तो होने दो, पता ही मत चलने दो। मैं कहता हूं कि किसी भी राज्य में छापे मारो, कई ऐसे लोग निकलेंगे जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है। शिवराज सिंह चौहान की विशेषता यह है कि अगर कहीं गड़बड़ है तो छापे मारते हैं, संपत्ति निकलती है तो राजसात करते हैं और उसको जेल में भिजवाने का काम करते हैं। मैं दबा दूं कि छापे मारता रहूं, आप ही बताओ। दबाना चाहिए कि छापे मारते रहे हम, छापे मारते रहे हम। अगर गड़बड़ होगी तो छापे पड़ेंगे, संपत्ति राजसात करेंगे। हमने 3 काम किए। मैं एक बात पूछ लूं आपसे। मैं तो ये राज जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की मिट्टी में ऐसा क्या है कि क्लर्क भी 40 करोड़ बना लेता है, चपरासी भी 20 करोड़ बना लेता है। ऐसा है कि जो गड़बड़ करता है
वो पकड़ा जाता है। ये भी मध्य प्रदेश की माटी की विशेषता है, ये मध्य प्रदेश में ही हम कर रहे हैं। और एक बात और इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, हमने 3 चीज करप्शन को कंट्रोल करने के लिए की। नंबर 1, हमने ई टेंडरिंग प्रारंभ की, ई टेंडरिंग से फिर ई पेमेंट तक गए, अब ई मेजरमेंट तक जा रहे हैं, ताकि ठेकों में जिस तरह की बेईमानी होती थी उसको पूरी तरह से खत्म करें। नंबर 2, मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया और ये तय किया कि ये जो सेवा जनता को मिलनी चाहिए ये अधिकारी देंगे और इतने दिन में देंगे। अगर कोई सेवा उनको 3 दिन में मिलनी है और 3 दिन में नहीं मिली, चौथा दिन हो गया, तो उस अधिकारी पर हम जुर्माना करते हैं। वो जुर्माना उसकी तनख्वाह से काटते हैं और हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से होता है उसको देने का काम करते हैं कि भैया माफ करना, देर हो गई, ये पैसा लो इस देरी के। ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाने वाला पहला राज्य हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश था, जिसका बाकी राज्यों ने अनुसरण किया। और तीसरा जो मैंने बताया, हमने स्पेशल कोर्ट बनाए, लोकायुक्त संगठन को और मजबूत बनाया, ईओडब्ल्यू को और प्रेरित किया कि गड़बड़ हो तो छापे मारो और निकालो पैसा। ये अच्छी बात है कि आपने गड़बड़ वालों को पकड़ा, छापे मारे, उनके पैसे भी जब्त किए। ये सलाह अब मोदी हम आंगनवाड़ियां खोल रहे हैं, हम स्कूल भवन बना रहे हैं, उनकी अगर भवन भी मिले तो वो रात सात करके हम स्कूल खोल रहे हैं, आंगनवाड़ियां खोल रहे हैं। तो ये सलाह मोदी जी को भी दीजिए कि देश भर में इस तरह के छापे मारे जाएं। मोदी जी के तो डर में ही कहीं कोई गड़बड़ नहीं करता लेकिन अगर गड़बड़ है, मैं इसको गंभीरता से लेता हूं, कोई गड़बड़ है और कहीं कोई ऐसी होती है तो निश्चित तौर पर मोदी जी भी गंभीर है उसके लिए, और जहां आवश्यक होगा कार्रवाई होगी। आपने अच्छे काम सारे काम किए, लेकिन आपने आज तक एम्प्लॉयमेंट लोगों की इंक्रीज करने के लिए कुछ नहीं किया। क्या करने के लिए बेटी? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए। मैं वो भी बेटी आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हमने खेती के साथ साथ कैसे उद्योग आए इस बात की चिंता की। आज मध्य प्रदेश की धरती पर आईटी कंपनी जा रही है, टीसीएस इन्फोसिस के कैंपस इंदौर में बन रहे हैं, मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ रही है, मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडस्ट्रीज आ रही है, मध्य प्रदेश में दवाई के निर्माण के क्षेत्र में हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में सीमेंट जैसी फैक्ट्रीज लग रही है, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं केवल बड़े उद्योगपति नहीं लाना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के बेटे बेटी भी उद्योगपति बने। सचमुच में तो मेरा सपना ये है कि टाटा बिरला, अंबानी जैसे उद्योगपति मध्य प्रदेश की धरती से मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों को हम खड़ा करें। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में युवा उद्यमी जैसी योजना बनाई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसमें हमने तय किया है 10 लाख रुपए से लेके 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन उनको बैंक देगा। लेकिन बैंक देता नहीं था, बैंक गारंटी मांगते हैं कि पैसा वापस कौन देगा अगर ये बच्चे वापस नहीं कर पाए। तो हमने बैंकों से कहा कि तुम तो बच्चों को लोन दो, लोन को वापस करने की गारंटी उनका मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और मैं बेटी एक और आपको जानकारी देना चाहता हूं, ऐसे इस साल जितने बच्चों को हमने लोन दिया है उनका सम्मेलन मैं 20 मई को भोपाल में कर रहा हूं कि वास्तव में वो कितना काम कर पा रहे हैं, उनके रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, अगर होगी तो वो भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने ये तय किया है कि स्किल डेवलपमेंट को एक मिशन के रूप में चलाएंगे। 120 ITI हमने पिछले दिनों मध्य प्रदेश में खोली, हर ब्लॉक में हम ITI खोल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल रहे हैं, स्किल्ड मैन पावर हम तैयार करने का काम कर रहे हैं, ताकि काम अगर आएगा तो प्रदेश में भी रोजगार मिलेगा, प्रदेश के बाहर भी रोजगार मिलने का काम होगा, वो भी हम कर रहे हैं। हमने वेंचर कैपिटल फंड बनाया है, जिसमें अगर किसी बेटा बेटी के दिमाग में कोई इंजीनियर है, कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो उसको पूंजी की व्यवस्था हम कर सकें और सरकार खुद अपनी इक्विटी उसमें डाल के उसकी कंपनी को खड़ी कर सके, और जब उसकी कंपनी खड़ी हो जाएगी तो सरकार अपनी इक्विटी वापस ले लेगी। हमने मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स को युवा कॉन्ट्रैक्टर्स योजना एक लागू की है, जिसमें तय किया कि अगर वो खुद कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहे, वो क्यों केवल नौकरी करना चाहता है, वो कॉन्ट्रैक्टर बनकर दूसरों को भी नौकरी दे सकता है। तो उसके लिए हमने योजना बनाई जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का लोन उनको देते हैं, जिसकी गारंटी हम लेते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, एकेडमिक ट्रेनिंग अलग देते हैं, फील्ड की ट्रेनिंग देने का अलग काम करते हैं। तो रोजगार के अवसर व्यापक पैमाने पर मध्य प्रदेश में खड़े हों, इसके लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज हमने मुकदमा चलाया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। हमने उनसे पूछा व्यापम घोटाले के बारे में, उन सब इल्जामात के बारे में जो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने उन पर लगाए हैं। हमने पूछा उनकी सरकार के कामकाज के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज श्रवण गर्ग के फैसले का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का बहुत ही विश्वासपूर्वक तर्कों और तथ्यों के साथ जवाब दिया। अतः अदालत उन्हें लगाए गए सभी आरोपों के से सम्मान के साथ बरी करती है।
शिवराज सिंह की छवि एक विनम्र मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित है। व्यापम घोटाले का पर्दाफाश करने का श्रेय भी शिवराज सिंह सरकार को जाता है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अदालत में बताया है। पर घोटाले के सिलसिले में जिन गिरफ्तारियों का जिक्र शिवराज सिंह जी ने किया है, अदालत में किया है, उनमें उनके मंत्रिमंडल के पूर्व सदस्य व प्रशासन के जिम्मेदार लोग भी हैं। अतः ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की विनम्रता को उनकी कमजोरी मानकर गलत फायदा लिया जाता रहा है। अतः अपेक्षा की जाती है कि शिवराज सिंह को अब अपनी विनम्र प्रशासक की छवि से मुक्त होकर एक कठोर प्रशासक के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहिए। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि शिवराज सिंह चौहान इसी तरह से पब्लिक की सेवा करते रहेंगे, अपनी नई नई योजनाएं लागू करते रहेंगे, लोगों को लाभ पहुंचाते रहेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।